नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 9 जिसका नाम है जन सुविधाएं। देखो बच्चों, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जन सुविधाएं, यानी कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जन प्लस सुविधा, यानी कि ऐसी सुविधा जो हर एक व्यक्ति यानी कि पूरी एक जनता तक पहुंचे, उस सुविधा को बोलेंगे हम जन सुविधा। अब ये जन सुविधा कैसी हो सकती है? स्वच्छ पानी, यानी कि पानी की पहुंच हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, पहुंच उपलब्ध कराना, पानी को उपलब्ध कराना, स्वच्छ पानी को उपलब्ध कराना, ये एक जन सुविधा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही स्वच्छ वायु को उपलब्ध करवाना, ये भी एक जन सुविधा है। ऐसे ही बहुत सारी जन सुविधाएं हैं जिनका हम इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी जीवन और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। देखो बच्चों, अगर मैं हाल ही के दिनों की बात करूं तो हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने 2022 तक का लक्ष्य बनाया है हर घर के अंदर नल से शुद्ध जल पहुंचाने का। इस लक्ष्य के तहत जो गोवा राज्य है, आज गोवा एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर हर घर के अंदर जल जो है या शुद्ध जल जो है नल के द्वारा पहुंचाया जाता है, और पूरे भारत के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है 2022। ये एक मूलभूत जन सुविधा थी, तो इसे हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का दायित्व था। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने इस दायित्व को पूरा करने में लगी हुई है। तो आगे हम देखते हैं जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार का मतलब है जीवन जीने का अधिकार, तो ये भी एक हमारा मौलिक अधिकार है। आपने आर्टिकल 21 देखा होगा। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो है ये है जीने का अधिकार, यानी कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अब जीने के अधिकार के तहत स्वच्छ पानी का अधिकार भी व्यक्ति को है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो उसे अनेकों बीमारियां घेर लेंगी, और जब उसे बीमारियां घेर लेंगी तो उसकी मरने की आशंकाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। यानी कि कहीं ना कहीं उसे स्वच्छ पानी उपलब्ध न कराकर उससे उसके जीवन जीने का अधिकार छीना जा रहा है, यानी कि उसके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। और जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत, अगर मैं बात करूं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 जो कि क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि कहीं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप इस आर्टिकल के तहत रिट लगा सकते हैं, जो कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में लगाई जाती है। ऐसे ही पानी के साथ साथ अगर मैं हवा की बात करूं तो जो स्वच्छ हवा है वो भी जीने का अधिकार के अंतर्गत आती है। जैसा कि अभी देखा गया था, दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण की घटनाएं जो है काफी बढ़ गई थी। वायु प्रदूषण एक अपने अलग ही लेवल पर चला गया था। तो एक व्यक्ति ने याचिका दायर की आर्टिकल 32 के तहत कि सरकार जो है यानी कि दिल्ली की जो सरकार है उसे हमें स्वच्छ हवा प्राप्त करने की उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं यानी कि स्वच्छ हवा की उपलब्धता न होना कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल के तहत दिल्ली सरकार के ऊपर भी अभी केस दर्ज किया गया है कि हमें कहीं ना कहीं स्वच्छ हवा जो दी जाएगी वो दिल्ली सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। तो ये जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत हर एक अधिकार आते हैं। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण, अब पानी से संबंधित बीमारियों की बात करूं तो हैजा सबसे बड़ी बीमारी है जो पानी के कारण होती है। हैजा के अंदर क्या होता है? उल्टी और दस्त लगते हैं, जिससे शरीर के अंदर पानी की कमी आ जाती है, और शरीर के अंदर पानी की कमी आने के कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं, यानी कि हैजा जैसी बीमारियों के कारण प्रतिदिन 1600 से ज्यादा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखो बच्चों, अभी तक इन्हें महामारियां तो घोषित नहीं की गई है, पर कहीं ना कहीं ये ऐसे रोगों के अंतर्गत आते हैं जो फैलते तो नहीं है पर एक बड़ा नुकसान या एक बड़े जनजाति को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जीवन जीने का अधिकार 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। उच्च न्यायालयों और
सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। मौलिक अधिकारों में से एक क्यों साबित किया गया इसे, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि अगर आपको स्वच्छ पानी की उपलब्धता नहीं कराई जाएगी तो कहीं ना कहीं आप अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और उन बीमारियों के कारण आपकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि आपसे आपके जीवन जीने का अधिकार छीना जा रहा है। जन सुविधाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसी सुविधाएं जो एक समाज के लिए हो, उन सुविधाओं को बोलते हैं जन सुविधाएं। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और सार्वजनिक परिवहन भी जन सुविधाओं के अंतर्गत ही आते हैं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है कि किसी भी व्यक्ति से उसके जीवन जीने का अधिकार न छीना जाए। स्वास्थ्य और स्वच्छता, यानी कि स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान भी रखा जाए, क्योंकि देखो अगर हम कोई ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां स्वच्छता नहीं है, यानी कि जहां चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, तो उस गंदगी के कारण भी बहुत बीमारियों से लोग ग्रसित हो सकते हैं। और बीमारियां अगर गंदगी के कारण हो रही है तो ये भी कहीं ना कहीं नागरिकों के जीवन जीने के अधिकार को उनसे छीन रहा है। तो ये भी सरकार का दायित्व है कि अलग अलग जगह कूड़ेदान बनाए जाएं ताकि गंदगी फैले ना और उनसे होने वाली बीमारियों को रोका जा सके, ताकि जो लोग हैं वो अकाल मृत्यु से न मरें। बिजली भी जन सुविधा के अंतर्गत ही आती है, यानी कि ये भी सरकार का दायित्व है कि हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचे, जल का कनेक्शन पहुंचे, यानी कि पानी हर घर तक पहुंचे, बिजली हर घर तक पहुंचे। सार्वजनिक परिवहन, जैसे आप देखते हैं लगभग हर एक जो राज्य है उसका सार्वजनिक परिवहन होता है। विद्यालय, सरकारी विद्यालयों की बात कर रहे हैं तो ऐसे विद्यालय बनाए जाए जिनके अंदर हर एक तबके के लोग पढ़ सकें, कम से कम शुल्क के अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकें। और कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, सरकारी कॉलेज भी होते हैं, भी अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हें जन सुविधाओं के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये कुछ यहाँ सुविधाएं बताई गई हैं, इन सुविधाओं को बोला जाता है जन सुविधाएं, यानी कि ऐसी सुविधाएं जो एक पूरा समाज या ऐसी सुविधा जो एक पूरे समाज के लिए है, ऐसी सुविधाओं को हम क्या कहते हैं, जन सुविधाएं। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, जैसे कि आप देखते हैं समय समय पर टीकाकरण किए जाते हैं, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। तो ये क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है, मान लो आपको पोलियो की दवाई न पिलाई जाती तो कहीं ना कहीं आपको पोलियो होने की आशंका थी, और अगर आपको पोलियो होता है और उसके कारण आपकी मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, तो यानी कि ये भी आपसे आपके जीवन जीने का अधिकार छीना गया है। तो ये भी सरकार के अंतर्गत ही आता है कि आपसे ये अधिकार न छीने। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूं जन सुविधाओं के अंदर सरकार की क्या भूमिका रहती है, कि इन जन सुविधाओं के अंदर सरकार क्या भूमिका निभाती है, सरकार का क्या दायित्व बनता है, उनकी बातें करेंगे अपने। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया करवाएं, यानी कि उन लोगों तक भी हर एक प्रकार की जन सुविधा पहुंचाई जाए, यानी कि गांव-गांव तक पानी की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। जैसे कि आप देखते हैं आजकल हर एक गाँवों के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जन सुविधाओं के अंतर्गत ही आते हैं, जहाँ बहुत ही कम दाम के अंदर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जाती है। ऐसे ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी होती है जिसमें वहाँ के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। ऐसे ही सरकारी रोडवेज बसें भी होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कि हर एक व्यक्ति तक जन सुविधा पहुँचे या जन सुविधा की पहुँच हो। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है
वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है, इसलिए जन सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। अगर मैं आज़ादी के तुरंत बाद की बात करूं तो उस समय तक जो भारत की अधिकतम जनसंख्या थी, यानी कि भारत का लगभग 70% जनसंख्या का गांवों में निवास करती थी, और उस समय तक गांव में बिजली पानी जैसी सरकारी जो सुविधाएं थी उनकी व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इन सुविधाओं को आगे बढ़ाते गए हम, और आज लगभग पूरे भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो अधिकतम जन सुविधाएं वहां तक पहुंचाई जा चुकी हैं, जिनके अंदर जल भी आता है। चेन्नई, देखो मैं आज से बहुत पहले समय की बात कर रहा हूँ चेन्नई की, तो चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? देखो चेन्नई जो है ये हमारा एक तटीय राज्य है। तटीय राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा समुद्र से लगती हो, तो यह एक तटीय राज्य है। तो इसके अंदर जो पानी की आपूर्ति की बात कर रहे हैं, क्या वहां सबको पानी प्राप्त हो रहा है, उसकी बात करेंगे हम। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की, देखो ये नगर पालिका सरकार का ही एक अंग है। नगर पालिका, इसका दायित्व होता है कि हर एक स्थान पर स्वच्छ पानी पहुंचाए। अगर कहीं गंदगी फैल रही है, कूड़ा कचरा फैल रहा है, तो इसको इकट्ठा करें। ये नगर पालिका का कार्य होता है। शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है, यानी कि वहां की नगर पालिका जो पानी मुहैया करवा रही है उससे लगभग आधी जनता ही, या वो सुविधा लगभग आधी जनता तक ही पहुंच रही है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, देखो दूर की बस्तियों के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो लोग हैं पानी के लिए अपने सर पर मटके उठाकर, बाल्टियां पकड़कर दूर दूर के इलाकों से पानी लेकर आते हैं। यानी कि आज से अगर मैं प्राचीन समय की भी बात करूं तो उस समय भी एक गांव के लिए या एक शहर के लिए कुएं और बावड़ी हुआ करते थे, और वहां पर सभी लोग अपने अपने मटके या बाल्टियां लेकर पहुंचते थे और वहां से पानी इकट्ठा करके अपनी ज़रूरत के लिए अपने घर तक लेकर आते थे। यानी कि पानी जो है उनके घर तक नहीं पहुंचता था, यानी कि ये जो सुविधा है उनके घर तक नहीं पहुंचती थी। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि देखो बच्चों, जो मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, अगर उन तक पानी नहीं भी पहुंचता तो या तो बोरवेल खुदवाते हैं या इसके अलावा पानी को खरीद भी सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। यानी कि मध्यम वर्गीय लोग तो कैसे न कैसे अपनी इस जलापूर्ति को पूरा कर लेते हैं, पर जो गरीब लोग हैं वो पानी नहीं खरीद सकते, ना ही वो बोरवेल खुदवा सकते हैं, तो उन्हें पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। अब मैं बात करूं विकल्पों की तलाश, तो क्या विकल्प अपनाए जाएं ताकि ये सुविधा जो है, जल की जो सुविधा है, हर एक गांव तक, हर एक घर तक पहुंचे। तो उसके बारे में बात करेंगे कि नगरपालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। यानी कि नगरपालिका का काम था जलापूर्ति करवाना, और अक्सर कई स्थानों पर देखा गया है कि नगरपालिका उस शहर के या उस स्थान के हर एक घर तक पानी को नहीं पहुंचा पाती। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यानी कि ये दलील क्यों दी गई, ऐसा क्यों किया जाना चाहिए कि सरकार से इसका हक छीन करके निजी कंपनियों को दे दिया जाए, इसके क्या फायदे हो सकते हैं या क्या घाटे हो सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। यानी कि अगर अपने दुनिया का एग्जाम्पल देखें, बाकी देशों का उदाहरण देखें, तो वहां जलापूर्ति की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की ही होती है। निजी यानी कि प्राइवेट, निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं। दूसरा, दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। सार्वभौमिक यानी कि हर एक स्थान तक जल की आपूर्ति हो गई है।
तीसरा, जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। यानी कि जब आप निजी कंपनियों को सौंप दोगे तो निजी कंपनियां अपने हिसाब से उसके मूल्य को तय करती है, इससे कीमतों के अंदर काफी बढ़ोतरी देखी गई है। चौथा, भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे। ऐसा नहीं है कि लगभग हर एक जो नगर पालिका है या जो जल विभाग है घाटे में चल रहा है, कुछ इसके अच्छे एग्जाम्पल्स भी रहे, तो उनके बारे में देखते हैं अपने। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। यानी कि आपने देखा होगा जैसे बिजली का बिल आता है ऐसे ही पानी का बिल भी आता है, तो जो मुंबई का जल विभाग है वो उस बिल की मदद से अपने जो खर्चे हैं यानी कि पानी के रख रखाव के या अन्य कोई स्रोत जिसे वो पानी इकट्ठा करते हैं, तो उन सभी खर्चों को पूर्ति कर लेता है। ऐसे ही हैदराबाद जो कि तेलंगाना के अंदर है में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने देखा कि जन सुविधाएं क्या होती हैं, लोगों को जन सुविधाएं उनके किस अधिकार के तहत दी जाती है और ये सरकार की जिम्मेदारी क्यों है। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।